हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम देख रहे हैं 10th दिसंबर के करंट अफेयर्स और आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्या है आज? तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे, जिसे हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन मतलब 10 दिसंबर को 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को रेटिफाई किया गया था बाय द UNGE, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसी दिन को याद करते हुए जब ह्यूमन राइट्स पे पहला डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा था, रेटिफिकेशन हो रहा था, तो 10th दिसंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थीम क्या है? तो थीम रही है ह्यूमन राइट्स डे की फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये आज का इंपॉर्टेंट डे है। फर्दर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको डाउनलोड करनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से हिंदी एंड इंग्लिश में आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा आप में से जो लोग भी जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक तैयार करना चाहते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो आप SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जाएगी PYQ के साथ। और जनवरी से लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके पास ये 2 नंबर है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 224 ये नंबर अवेलेबल होते हैं। डन। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है मीरा चंद। ये है मीरा चंद। इनको सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड दिया गया है। बेसिकली अभी सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा जो सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड होता है वो 3 पर्सन्स को दिया गया है। ठीक है, उनमें से एक इंडियन ओरिजिन राइटर मीरा चंद का नाम भी आता है। तो मीरा चंद को सिंगापुर का हाईएस्ट, इनकी नोवेल के लिए हाईएस्ट आर्ट अवार्ड दिया है। ठीक है, बेसिकली ये राइटर हैं, लिखती हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने ये अवार्ड अगर आप देखेंगे तो मीरा चंद की जो नॉवल है उसके अलावा आप देखेंगे क्रिस्टीन लिम एंड एक मलई डांसर है जिनका नाम है ओस्मान अब्दुल हमीद। इन तीनों लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब इनकी एक नोवेल भी आप याद रखेंगे जिसे लॉन्ग लिस्ट किया गया था प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज के लिए। तो इनकी बुक है द पेंटेड केज। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है द पेंटेड केज किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा मीरा चंद की बुक का नाम है, जिसे ऑलरेडी प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट किया जा चुका है। और मीरा चंद को सिंगापुर का हाईएस्ट कल्चरल या आर्ट अवार्ड दिया गया है। अगली पर्सन जो न्यूज में है वो है 4 वीमेंस, 4 इंडियन वीमेन जिनको 100 मोस्ट पावरफुल वीमेंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में 4 इंडियंस को शामिल किया गया है, जिनमें से हमारी एक है फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी की रैंकिंग 32 नंबर पे है। फिर HCL की रोशनी नडार मल्होत्रा, इनका रैंकिंग 60th नंबर पे है। फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली जो चेयरमैन थी ना सोमा मंडल, उनका नाम है 17th पोजीशन पे। एंड बायकॉम की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ, इनकी रैंकिंग है 76 नंबर पे। तो फोर्ब्स की जो वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेंस की लिस्ट आई है उनमें 4 इंडियन का नाम शामिल है। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, इसके अलावा कौन है? सोमा मंडल एंड किरण मजूमदार शॉ। ये तो हो गई भारत की रैंकिंग। अगर हम टॉप पोजीशन पे बात करते हैं कि टॉप पोजीशन पे कौन है, तो अगला जो मैं नाम बता रही हूँ ये नाम आपको किसी एक पेपर में मिल सकता है। उर्सुला वॉन डर लेयन, ये बेसिकली प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की और ये 1st नंबर पे है इस लिस्ट में, 1st पोजीशन पे है। 2nd नंबर पे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे। 3rd नंबर पे है US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड 4th नंबर पे है इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो ये टॉप 4 है, इंपॉर्टेंट है, इनको लिखेंगे इंपॉर्टेंट और चारों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। अगले पर्सन जो न्यूज में है इनको भी आप लोग जानते हैं, जय शाह। ठीक है, जय शाह जी को स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया है बाय द BCCI। ठीक है,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के द्वारा रिसेंटली, बीसीसीआई के द्वारा नहीं सॉरी सीआईआई के द्वारा, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी रहे हैं जिनका नाम है जय शाह, उन्हें स्पोर्ट बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2023। किसके द्वारा? सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया है। और जय शाह पहले ऐसे पर्सन हैं, पहले ऐसे स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन हैं जिनको स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2023 दिया है। और अभी करेंटली ये प्रेसिडेंट है एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को स्पोर्ट बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2023 का। किसके द्वारा? सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और ये पहले पर्सन है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है स्पोर्ट सेक्टर से जिनको ये अवार्ड दिया है। ठीक है, जय शाह जी का रोल जो हमारा आज मोदी, हम इंटरनेशनल आपका नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम देखते हैं ना अहमदाबाद में, उसको सेटअप कराने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब यहाँ पे कुछ और अवार्ड दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले है KIIT मतलब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इसे बेस्ट स्पोर्ट फीचर अवार्ड दिया गया है। मतलब इनके पास प्रॉपर एमिनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स कंडक्ट कराने के लिए और ये प्रमोट भी करते हैं स्पोर्ट्स को। तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2023। डॉक्टर अच्युत सामंत जो कि फाउंडर है KIIT के, उनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया है फ्रॉम द चाणक्य चौधरी। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो बेस्ट स्पोर्ट फैसिलिटी अवार्ड किसे दिया गया है? KIIT को दिया गया है। डन। KIIT जो है ना, इसको ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से देखेंगे आप? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। इंस्टीट्यूट को फिक्की का इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2022 भी मिल चुका है। इसके अलावा बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में भी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिला है। अब दो पर्सन के नाम और याद रखेंगे। एक रिलायंस फाउंडर की चेयरमैन है नीता अंबानी और डॉक्टर अच्युत सामंत। इन दोनों को स्पोर्ट बिजनेस लीडर अवार्ड दिया गया है एक्सेप्शनल लीडरशिप दिखाने के लिए आपका स्पोर्ट्स के सेक्टर में। ठीक है, स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वहीं अगर टॉप स्टेट देखते हैं, बेस्ट स्टेट जो कि प्रमोट कर रहा है स्पोर्ट्स को, तो तमिलनाडु को ये अवार्ड मिला है। क्लियर, तो ये अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास जी के बारे में। और अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और फाइनली 5th टाइम भी जो रेपो रेट है उसको कांस्टेंट रखा गया, चेंज नहीं किया गया। तो आज भी हमारी कंट्री में जो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई है और उनके द्वारा जो रेपो रेट डिसाइड की गई है विच इज 6.5%। अभी आप लोगों के अप्रैल से पहले जिनके भी पेपर है, जैसे कि SSCGD का पेपर है, आपका IB का पेपर है, ACIO का, इसके अलावा आपका AI का पेपर है, तो उन सभी के लिए, बैंकिंग का पेपर है, क्लर्क का SBI, राइट, उन सब के लिए आपको ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी याद रखनी, क्योंकि अब नई जो पॉलिसी आएगी वो आपका मार्च अप्रैल में आएगी, तब तक के लिए तो यही आपका करंट अफेयर्स है, राइट। इसलिए आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में हमारी रेपो रेट कितनी है? 6.5% है। ये फैसला लिया गया है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में और 5th टाइम लगातार 5वीं बार जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है। बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% आपको देखने को मिलेगा। RBI के गवर्नर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है अबाउट द GDP प्रोडक्शन। GDP जो प्रोडक्शन किया गया है 2023-24 के लिए उसको रिवाइज किया है। पहले इन्होंने कहा था कि 2023-24 में भारत की GDP 6.5% रहेगी, रिवाइज कर दिया है कितना? 7%। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया है अबाउट द UPI। जनरली जब हम UPI से पेमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपए आपका लिमिट होता है। UPI से एक बार में 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। लेकिन जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, इसके अलावा जो आपका एजुकेशन सेक्टर है, उसमें UPI की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये यहाँ पे फैसला लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। UPI पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई कि हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में UPI की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि प्रीवियसली 1 लाख रुपीस थी। ठीक है, तो ये भी फैसला आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल में। अगर आप देखेंगे तो नेपाल के काठमांडू में
बागमती रिवर के किनारे आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। एक हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को, भगवान शंकर को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर का जो टेम्पल का प्रमाइसेस है उस एरिया में पूरा। बेसिकली अभी एक हिंदू फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है बाला चतुर्दशी, और जो भी प्रमाइसेस है पशुपतिनाथ मंदिर टेम्पल का, तो मीट, एल्कोहलिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके सेल और कंज्यूम करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसलिए मंदिर न्यूज में है। आपको याद रखना है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में है। किस नदी के किनारे है, तो बागमती रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1979 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया था। क्लियर है, नेपालीज पगोड़ा स्टाइल में इस मंदिर को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। अब देखिएगा, अभी राज्यसभा और लोकसभा के आपको पता है विंटर सेशन चल रहे हैं, तो जब हमारे जो राज्यसभा में मिनिस्टर होते हैं उनसे भी क्वेश्चन किया जाता है। जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको रिटर्न में आंसर भी करना होता है। तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को संभालते हैं, उनके द्वारा इस नए प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका नाम है मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर एक जो गाँव है हमारे देश में, जितने भी विलेजेस हैं, उन सबका प्रॉपर मैपिंग की जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मैप एंड डॉक्यूमेंट ऑल द विलेजेस अंडर द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। ठीक है, और इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए जो कोलैबोरेशन किया है वो किसके साथ किया है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही काम करता है। अगर हम थोड़ा पहले जाएंगे तो जुलाई में मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के लिए एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जितने भी गांव हैं हमारे इंडिया में उन सब का डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर मैपिंग होगी और अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 7 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। मतलब कोई विलेज है जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है, कोई विलेज है तो अपने स्कॉलर्स के लिए जाना जाता है, या कोई हिस्टोरिक विलेज है, या फिर किसी विलेज में आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से 7 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिफ्रेंशिएट भी किया जाएगा। ये फैसला लिया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर स्मृति ईरानी जी से भी क्वेश्चन पूछे गए कि भाई बताओ मिशन शक्ति के अंदर आप क्या काम कर रहे हो। मिशन शक्ति, जिसका 15th नंबर का जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, जिसके चेयरमैन NK सिंह है, उनके समय पे मिशन शक्ति के लिए बहुत बड़ा बजट भी पेश किया गया था। आपने क्या काम किया, तो इन्होंने रिप्लाई किया है, हम उसी रिप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट कंपोनेंट ऑफ नारी अदालत इन फेज्ड मैनर। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी, इनके द्वारा राज्यसभा में बताया गया कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है नारी अदालत इन फेज्ड मैनर अंडर द मिशन शक्ति। और इसके लिए पहले फेज के लिए आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को चुना गया है। ये बात बताई है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें। मिशन शक्ति बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स रन होती हैं जो कि वीमेंस की सेफ्टी, वीमेंस के एम्पावरमेंट और उनकी सिक्योरिटी पे बात करती है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मिशन शक्ति के लिए 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 और रिमेनिंग स्टेट गवर्नमेंट का शेयर आपको देखने को मिलेगा। अभी जो मिशन शक्ति, इसके अंदर 2 सब स्कीम और काम करती है। कौन कौन सी? संभल एंड सामर्थ्य। तो अगर पूछा जाए संभल एंड सामर्थ्य क्या है, तो आप बताएंगे संभल एंड सामर्थ्य जो है वो सब स्कीम है मिशन शक्ति के अंतर्गत। संभल स्कीम जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन के लिए काम करती है। ठीक है, इसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 स्टॉप सेंटर, वीमेन हेल्पलाइन और नारी अदालत इसी के अंदर आता है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की 2 सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी? संभल एंड सामर्थ्य। और इस संभल के अंदर ही आता है आपका नारी अदालत, जिनको फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करने की बात स्मृति ईरानी कर रही हैं। क्लियर हुआ। सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य मतलब एम्पावर करना, सशक्तिकरण करना, रोजगार प्रोवाइड करना वीमेंस को। तो सामर्थ्य जो है वो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आती है। इसके अलावा पालना शक्ति सदन, आपका सखी निवास, कई सारी स्कीम इसके अंदर रन होती हैं। डन। चलिए अब बात करने वाले हैं हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑपरेटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में, जो कि जापान में ऑपरेटिंग हो चुका है, जिसका नाम है JT60SA। तो अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेटिंग
फ्यूज़न बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा जापान में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जिसका नाम आपको पता चल चुका है, JT60SA है, जो कि ऑपरेशन में आ चुका है जापान में और जिसको जॉइंटली तैयार किया गया है यूरोपियन यूनियन एंड जापान के द्वारा। लगभग 6 स्टोरी हाइट का आपको ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेगा, जो कि फ्यूज़न टेक्नोलॉजी पे, न्यूक्लियर फ्यूज़न पे काम करता है। आपको पता है कि फिजन और फ्यूज़न अलग अलग होते हैं। फ्यूज़न में क्या है, 2 न्यूक्लियर को फ्यूज़ करके लार्ज अमाउंट पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य नूतन। अब ये क्या है? तो बेसिकली ये एक गैस चूल्हा है, सोलर कुकर सिस्टम है बेसिकली, जिसको इंडियन ऑयल ने तैयार किया है। ठीक है, तो इंडियन ऑयल और EXI एनर्जी सर्विस के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है सूर्य न्यूतन, जो कि आपके कार्बन एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करता है और हाउस होल्ड में आप किस तरीके से सोलर एनर्जी को इंक्लूड करके कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हो, ये इनका मकसद है। बेसिकली इंडियन ऑयल का अपना एक टारगेट है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है ना कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन 0 कर देंगे, वैसे इंडियन ऑयल का भी अपना टारगेट है कि वो जो जिस एरिया में रन हो रहा है या जो वो कर सकता है, तो 2046 तक वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर देगा। ये उनका अपना खुद का टारगेट है। नेट कार्बन एमिशन 0 करना 2046 तक, 2046 तक, ये इंडियन ऑयल का अपना टारगेट है। तो इसलिए इंडियन ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आकर आप देखेंगे इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जिसका नाम है सूर्य नूतन, जिसको लगातार प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को एक साथ डिप्लॉय किया जा रहा है विशाखापत्तनम में। क्या है कहानी? तो बेसिकली देखो, फरवरी में, अभी आने वाली है ना 2 महीने बाद, एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है मिलान। ठीक है, तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को डिप्लॉय किया जाएगा फॉर द एक्सरसाइज मिलान 2024। ये एक्सरसाइज जो है वो फरवरी में होगी। फरवरी में के महीने में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, बाइजैक के आसपास आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। ये बाइनियल एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में होती। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और इंडिया, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो इंडिया होस्ट करता है या हेल्ड करता है। पार्टिसिपेशन नेशन कौन है? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। क्लियर? अब देखिएगा चाइना। तो चाइना लेकर आया है 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी अप्रोच। तो चाइना ने अडॉप्ट क्या किया है? 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी अप्रोच टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, यहाँ पे चाइना के अलग अलग प्रोविंस में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस देखे गए हैं। अब हर एक प्रोविंस, जैसे कि हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की अपनी समस्याएं होती हैं। किसी में बार बार साइक्लोन आते हैं तो उनको उस तरीके से मैनेज करना है, किसी में, कहीं स्टेट में गरीबी ज़्यादा है तो किसी स्टेट में खाने की समस्या है या किसी स्टेट में पानी की समस्या है ना। सब राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो सब लोग अपने हिसाब से पॉलिसी बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वही अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहा है कौन? चाइना। तो चाइना ने कहा है कि हमारे अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग आप देखेंगे चैलेंजेस हैं और इकोनॉमिक स्ट्रगल है। तो इस इकोनॉमिक स्ट्रगल से फाइट करने के लिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी। मतलब हर एक प्रोविंस अपने हिसाब से किस तरीके से वो रिस्क मैनेज कर सकता है, किस तरीके से उसके प्रोविंस में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाएगा। तो चाइनाज नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लीड कर रहे हैं ली युनजे, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम फाइनेंशियल रिस्क को टैकल करने के लिए प्रोविंशियल लेवल पे अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। बस आपको इतना ही याद रखना और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग ने, जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं या IIT की कोचिंग्स करते हैं, तो आप लोगों ने एलन के बारे में सुना होगा। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने एक्वायर कर लिया है डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म डाउटनट। दिस डाउटनट प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपने सुना होगा। इसको एक्वायर किसने कर लिया है? एलन ने कर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है एक MOU और $175 मिलियन दिया जा रहा है मध्य प्रदेश को रोड इन्हांसमेंट के लिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहूदी लोगों का क्रिसमस मतलब जूइश क्रिसमस की शुरुआत हो चुकी है। 8 डे का ये फेस्टिवल होता है दिसंबर के महीने में। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। और जूइश क्रिसमस को बोला जाता है हनुक्का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये स्लाइड अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इसको डार्क कलर करके रखा हुआ है। देखिएगा, मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के बारे में।
तो 2026 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा चाइना। 2024 एडिशन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग का होस्ट करेगा कौन? मनामा, बहरीन। वहीं 2025 का एडिशन कहाँ होगा? फोर्ट नॉर्वे में होगा। तो याद रखेंगे 2024 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी? बहरीन में। 2025 में नॉर्वे में। 2026 में चाइना में। ठीक है। वहीं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? लीमा, पेरू में होगी। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होगी 2025 में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नीचे की तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीतापुर बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। अगली बात करते हैं, हट्टी कम्युनिटी कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश में। और अभी 16 दिसंबर को ये लोग एक मार्च करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हट्टी कम्युनिटी को एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हट्टी कम्युनिटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया होस्ट करने जा रहा है एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होस्ट कर रहा है भारत। दिसंबर 12 to 14 के बीच में होस्ट करेगा। GPAI का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। सभी कंट्रीज के लिए ओपन है, कोई भी कंट्री आके इसको ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उनको शेयर यहाँ पर किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म को 2020 में जून 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात कर देंगे रिज बेसिकली ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है 2023 में। और IBM ने कॉन्डोर चिप क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड लॉन्च की है, जो कि 1121 क्यूबिट पे काम करती है। ठीक है। चलिए, तो जो भी बातें कि अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज के करंट अफेयर से वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ही है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है JET-60SA कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो अभी हमने देखा जापान में। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, RBI ने अपनी रेपो रेट को 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कितना मेंटेन किया है? तो 6.5 रेपो रेट है। ऑप्शन सी। वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए किस कंट्री ने अडॉप्ट किया है? बस इतना याद रखना है, क्या है प्लान, कैसे अडॉप्ट किया है, क्या इंप्लीमेंट होगा, कोई नहीं पूछ रहा है। इतना ही बार क्वेश्चन बनेगा तो आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है। आप समझिए कि आपको कितना पढ़ना है, आप उतना ही पढ़े, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर्स याद रखना आसान बात नहीं है। ये तो छोटी छोटी से दिमाग में इतना बड़ा बड़ा कैसे आएगा, है ना? इसलिए जितना मैं बता रही हूँ उतना कर लोगे, काफी है, आपको मदद हो जाएगी एग्जाम में। कॉन्डोर इज अ चिप लॉन्च्ड बाय, तो ये चिप IBM ने लॉन्च की है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? इनकी रिसेंटली डेटा पब्लिश हुई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन ए। सूर्य नूतन इज अ प्रोजेक्ट ऑफ, तो सूर्य नूतन मैंने बताया एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है बेसिकली, जिसको इंडियन ऑयल ने तैयार किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इज गिवन टू, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रशांत अग्रवाल को यह अवार्ड दिया है। कल हमने डिस्कस किया था। पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन कौन बन गई है? तो टेलर स्विफ्ट बन गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरापी वॉल्केनो में रिसेंटली इरप्शन देखा गया, कहाँ पर है? तो माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। CEO ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन तो कौन है? ओपन AI के सैम ऑल्टमैन। ऑप्शन सी। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर रन होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? जो अभी फोर्ब्स की पावरफुल 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट आई है, उसमें निर्मला सीतारमन जी की रैंकिंग क्या है? तो 32वें नंबर पे 32। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, स्विगी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आनंद। स्विगी से खाना खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, तो बस आनंद कृपालू। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मीरा चंद। मीरा चंद। ऑप्शन बी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे बताएंगे उनकी कंट्री के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में। मतलब जो भी प्लेयर है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो तीनों बातें आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।